आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी प्रकार मैं आपके लिए यूज़फुल वीडियो लेकर आता रहता हूँ। 12th क्लास का सिलेबस मैं इसमें पढ़ा रहा हूँ और 14 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। 15 चैप्टर का एक वीडियो आप देख चुके हो, ये दूसरा वीडियो है। बहुत जल्दी हमारा सिलेबस भी 100% पूरा हो जाएगा। आप विश्वास और धैर्य बनाए रखें। अगर आपको किसी प्रकार का डाउट है कमेंट सेक्शन में जाकर मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप किसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें और वहाँ जाकर आप PDF की डिमांड करें, वहाँ मैं आपको उपलब्ध करवा दूँगा। जैसा कि कॉमनली मैंने अब तक चैनल पे देखा है कि वीडियो आप देखते हो, कोई वीडियो को 2 मिनट देखता है, कोई 1 मिनट देखता है, कोई 30 सेकंड देखता है। आखिर ऐसा क्यों है? क्या आपको पढ़ना नहीं है? कई बार मैं सोचता हूँ कि जिन बच्चों के लिए मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ वो बच्चे इस वीडियो का 2%, कोई 10% हिस्सा ही बड़ी मुश्किल से देखते हैं, तो ये गलत बात है। आपके लिए मैं यहाँ इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो फिर आपको वीडियो भी पूरा देखना चाहिए। अगर आपको किसी प्रकार का डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसका हर संभव जवाब भी देता हूँ। लेकिन ये तरीका गलत है कि आप कोई वीडियो आता है उसको 2-4 सेकंड चला के बंद कर देते हैं। फिर पढ़ाने का मतलब क्या रहा? क्या क्लास में भी आप ऐसे ही पढ़ते हो? क्या वहाँ पर भी आप 2-4 मिनट ही पढ़ते हो, बाकी क्लास से बंक मार लेते हो? नहीं ना, वहाँ पर आप ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ आप बाउंड हो। आपको एक क्लास में बैठाया जाता है, बीच में आपको बाहर निकलने की अनुमति वहाँ पर नहीं होती। तो फिर इसमें आपको अनुमति क्यों है? क्या इसलिए कि आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो? और अगर आप इसी प्रकार से ऐसे करते रहोगे तो फिर ऑनलाइन जो शिक्षा का चल रहा है उसका महत्व ही खत्म हो जाएगा। आने वाला युग ऑनलाइन शिक्षा का ही है। आज बड़ी से बड़ी कंपटीशन क्लासेज ऑनलाइन चल रही हैं, लोग ऐप के थ्रू पढ़ा रहे हैं और काफ़ी इसमें ऐप के थ्रू पढ़ रहे हैं तो उसका पैसा भी कंज्यूम हो रहा है। आपको यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ मिल रहा है, फिर भी आप नहीं पढ़ रहे हो तो ये गलत बात है। फिजिक्स में आप यहाँ से यहाँ पढ़ें, आपको किसी और चैनल की तरफ झांकने की आवश्यकता नहीं है। आपको 100% विश्वसनीय मैटर में उपलब्ध करवा रहा हूँ, इस पर आप आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं। इसके बाहर कुछ नहीं आया जाएगा। क्लियर? वीडियो को बीच बीच में रोकें, रोक कर अपने नोट्स को कंप्लीट करें, ये सबसे बेस्ट मेथड है। क्लियर? अब जैसे बहुत सी कोचिंग वाले हैं, इनकी रीट वगैरह फर्स्ट ग्रेड वगैरह की चल रहे हैं, उनके ऐप के थ्रू चल रहे हैं। वो ऐप डाउनलोड करते हैं मोबाइल में, उसके बाद वहाँ कुछ पेमेंट लगता है, पहले पेमेंट जमा होता है, वो भी PDF नहीं दे रहे हैं, है ना। उसके भी आप उतार लीजिए, मैटर मिलता है न, उसका स्क्रीनशॉट मिलता है न, डाउनलोड होती है, आप उतार सकते हैं। तो वहाँ भी आपको वीडियो देखने के दौरान ही उतारना पड़ता है, बीच में रोक कर। तो आप इसमें भी उतार सकते हो और नोट्स को कंप्लीट कर सकते हो। बिना आप नोट्स उतारे कुछ भी मतलब नहीं है। क्लियर? तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप वीडियो को अच्छे से समझें, देखें, बार बार देखें, बार बार छोड़ो, आप एक बार भी देख लो और उस नोट्स को उतार लो वीडियो में देख कर, बीच में रोक कर, तो भी काफ़ी अच्छा काम हो जाए। क्लियर? अब मैं बात करता हूँ आगे की, और वो है द्रव्यमान क्षति, मास डिफेक्ट। प्रत्येक नाभिक का द्रव्यमान उसमें उपस्थित न्यूक्लियनों के द्रव्यमानों के योग से कुछ कम प्राप्त होता है। द्रव्यमान के इस अंतर को द्रव्यमान क्षति कहते हैं। इसे डेल्टा M से व्यक्त करते हैं। इसका मतलब क्या है? देखो, जैसे मान लीजिए कि कोई नाभिक हमारे पास, मान लो उसमें 6 प्रोटॉन है, 6 न्यूट्रॉन है। क्लियर? अब 6 प्रोटॉन का मास आप जानते हो, भाई एक प्रोटॉन का मास फिक्स होता है, एक न्यूट्रॉन का मास फिक्स होता है, ये आप जानते हो। तो उससे आप 6 प्रोटॉन का मास निकाल लो, फिर आप 6 न्यूट्रॉन का मास निकाल लो, दोनों को जोड़ दो, तो आपको जो मास मिलेगा उतना मास उस नाभिक में होना चाहिए। लेकिन जब नाभिक का मास मापा जाता है तो उस मास से वो थोड़ा कम प्राप्त होता है। तो जो थोड़ा कमी जो आई मास में जो कमी आई, उसे क्या कहते हैं? द्रव्यमान क्षति कहते हैं। इसका रीजन ये बताया कि जब इतने प्रोटॉन न्यूट्रॉन को एक जगह बाउंड किया तो इतनी एनर्जी उस नाभिक के निर्माण में खर्च होगी। द्रव्यमान क्षति के बराबर एनर्जी नाभिक के निर्माण में खर्च होगी। इसका अपोजिट बात करें कि किसी नाभिक को जब हम तोड़ते हैं
तो उससे इससे द्रव्यमान की जो कमी है, इस द्रव्यमान क्षति के बराबर एनर्जी मुक्त हो जाती है। क्लियर? तो द्रव्यमान क्षति वास्तव में क्या है कि किसी नाभिक में जो न्यूक्लियन है, उन न्यूक्लियनों के द्रव्यमानों के योग में से उस नाभिक के वास्तविक द्रव्यमान को आप घटा दें तो जो आपको मिलेगा उसे कहते हैं द्रव्यमान क्षति। तो देखिए, प्रत्येक नाभिक का द्रव्यमान उसमें उपस्थित न्यूक्लियनों के द्रव्यमानों के योग से कुछ कम प्राप्त होता है। द्रव्यमान के इस अंतर को द्रव्यमान क्षति कहते हैं। इसे डेल्टा एम से व्यक्त करते हैं, या डेल्टा एम बराबर हो गया जेड एम पी प्लस ए माइनस जेड एम एन और माइनस का स्मॉल एम। क्लियर? यहाँ जेड क्या है? परमाणु क्रमांक है। एम पी क्या है? प्रोटॉन का द्रव्यमान है। ए माइनस जेड क्या है? वास्तव में न्यूट्रॉन की संख्या है। एम एन क्या है? न्यूट्रॉन का द्रव्यमान है। और एम क्या है? वो नाभिक का द्रव्यमान है। क्लियर? आगे देखिए, अगला टॉपिक है नाभिकीय बंधन ऊर्जा, न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। देखिएगा, जैसा कि मैं पहले बता रहा था कि जो द्रव्यमान क्षति के जो तुल्य ऊर्जा है वो वास्तव में नाभिकीय बंधन ऊर्जा के बराबर होती है। तो हमने यहाँ कहा कि किसी नाभिक की द्रव्यमान क्षति के तुल्य ऊर्जा को नाभिकीय बंधन ऊर्जा कहते हैं। और ये टॉपिक भी एग्जाम में इम्पोर्टेंट है और एग्जाम में पूछा गया है। इसे ईबी से व्यक्त करते हैं, या ईबी बराबर हो गया डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर, या ईबी बराबर हो गया डेल्टा एम। अगर आप डेल्टा एम की वैल्यू केजी में लिखोगे तब तो ये फॉर्मूला आपको काम लेना है और उत्तर आपको मिलेगा जूल में। किस में मिलेगा? जूल में। लेकिन अगर आपको डेल्टा एम की वैल्यू एएमयू या यू में दे रखी है तो फिर आपको करना क्या है? ईबी बराबर डेल्टा एम अगर यू में लिखा हुआ है तो फिर आपको इसे 931 से गुणा करना होगा, तो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आपको एनर्जी मिल जाएगी, क्योंकि एक यू के तुल्य ऊर्जा 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। अब बात करते हैं हम प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा की। आप पिछले टॉपिक में आपने नाभिकीय बंधन ऊर्जा को पढ़ा था कि किसी नाभिक की जो बंधन ऊर्जा होती है उसमें अगर उसकी न्यूक्लियन की संख्या का भाग लगा दें, जैसे मान लो ये बंधन ऊर्जा ईबी है, इसमें आपने उसकी न्यूक्लियन संख्या या यूं कहूँ मैं द्रव्यमान संख्या का अगर भाग लगा दो तो आपको मिलेगा प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा। तो देखो, नाभिक की कुल बंधन ऊर्जा ईबी तथा न्यूक्लियन संख्या ए के अनुपात को प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा कहते हैं। इसे ईबी बार से व्यक्त करते हैं। तो देखो, ईबी बार इज इक्वल टू ईबी अपॉन ए। आगे देखिए, किसी नाभिक के लिए जितना अधिक ईबी बार का मान होगा उतना ही अधिक वह नाभिक स्थायी होगी। मतलब ईबी बार जो है वो नाभिक के स्थायित्व से रिलेटेड है। अगर इसकी वैल्यू ज़्यादा है तो वो नाभिक ज़्यादा स्थायी है, और अगर इसकी वैल्यू कम है तो वो नाभिक कम स्थायी है। प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा ईबी बार तथा द्रव्यमान संख्या ए के मध्य ग्राफ खींचने पर निम्न ग्राफ प्राप्त होता है। देखिएगा, ग्राफ ईबी बार और ए के बीच जब ग्राफ खींचा, ये 0, 50, 100, 150, 200 ये तो द्रव्यमान संख्या है। ये ईबी बार है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 2, 4, 6, 8, 10 डॉट डॉट डॉट। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि शुरुआत में देखो ये ईबी बार का मान बढ़ा, फिर यहाँ मैक्सिमम हुआ, फिर अगली बार तुरंत कम पड़ गया, फिर बढ़ा, फिर यहाँ मैक्सिमम हुआ, फिर कम हो गया, फिर बढ़ा, फिर मैक्सिमम, फिर कम हो गया। इसका मतलब इस पॉइंट पर जो ईबी बार का मान है वो इसके जो साइड वाले जो नाभिक है उनसे ज़्यादा है। क्लियर? या यूँ को इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर जो न्यूक्लियस हैं उन न्यूक्लियस का जो ईबी बार का मान है वो अपने पड़ोसियों की तुलना में अधिक होता है। इसके अलावा और देखो, आप यहाँ चलो, लगभग 50 यहाँ से लेकर यहाँ तक ईबी बार का मान क्या है? लगभग इक्वल है। दूसरी बात देखो कि ईबी बार का जो ये ग्राफ है वो ईबी बार ऊपर की ओर है, नीचे ग्राफ कहीं भी नहीं है, क्योंकि ऊपर ये ईबी बार पॉजिटिव है, अगर नीचे होता तो नेगेटिव होता।
इससे ये स्पष्ट हो गया कि नाभिक की जो बंधन ऊर्जा है वो धनात्मक होती है। क्लियर। इसके अलावा देखो आप इस बात को मैं यहीं पढ़ लेता हूँ। अब इस ग्राफ के विश्लेषण से निम्न तथ्य प्राप्त होते हैं। क्लियर। देखिए क्या क्या तथ्य हैं। नंबर 1, प्रत्येक नाभिक के लिए बंधन ऊर्जा का मान धनात्मक होता है, ये बात मैं बता चुका, जिसके कारण न्यूक्लियनों के मध्य आकर्षण बल लगता है। भाई पॉजिटिव है तो आकर्षण बल लगेगा, जिसे नाभिकीय बल कहते हैं, और इस बल के कारण नाभिक क्या रहते हैं, स्थायी रहते हैं। ये बात स्पष्ट हो गई। सेकंड नंबर देखिए, ईबी बार का मान पहले बढ़ता है, जैसा कि आपने ग्राफ में देखा था, बढ़ता है, फिर अधिकतम मान प्राप्त करता है तथा फिर धीरे धीरे घटता है। जिन नाभिकों के लिए न्यूक्लियॉन संख्या A का मान 4 का गुणज अर्थात A बराबर 4, 8, 12, 16 होता है, उनके लिए ईबी बार का मान निकटवर्ती तत्वों से अधिक होता है, इसलिए ये नाभिक अधिक स्थायी होते हैं। ये बात भी मैं आपको यहाँ समझा चुका था यहाँ पर, कि यहाँ इन पर इसकी जो वैल्यू है वो अपने पड़ोसियों की तुलना में अधिक होती है। क्लियर। अगला देखो, द्रव्यमान संख्या 50 से 80 के बीच के नाभिक सर्वाधिक स्थायी होते हैं। सबसे पहली बात क्या है कि 50 से जो 80 है उस पे जो ईबी बार का मान है वो सबसे ज़्यादा होता है। यहाँ 50 से 80 के बीच के नाभिक सर्वाधिक स्थायी होते हैं। जैसे 26 Fe56 के लिए ईबी बार का मान 8.75 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट सर्वाधिक होता है। मतलब अगर एग्जाम में सवाल आ जाए कि ईबी बार का मान सर्वाधिक किसके लिए होता है, तो आपको उत्तर देना है 26 Fe56। मतलब कि दुनिया में जितने भी एलिमेंट या तत्व खोजे गए हैं उनमें से सबसे स्थायी लोहा ही होता है। क्लियर। और लोहे का जो ईबी बार का मान है प्रति न्यूक्लियॉन बंधन ऊर्जा का जो मान है वो 8.75 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। इसलिए देखिएगा 26 Fe56 के लिए ईबी बार का मान 8.75 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट सर्वाधिक होता है। निकल के लिए ईबी बार का मान इससे थोड़ा कम होता है। निकल की अगर हम बात करें उससे थोड़ा कम होता है, निकल का कम होता है लोहे से। इसलिए लोहा व निकल बहुत स्थायी होते हैं। लोहा और जो निकल हैं वो क्या होते हैं बेटा, बहुत स्थायी होते हैं। इसी कारण पृथ्वी के अंदर सर्वाधिक पिघला लोहा व निकल पाए जाते हैं। जो लोहा और निकल है वो हमारी धरती के सेंटर में पाए जाते हैं और भारी भी हैं और स्थायी भी हैं, इसलिए ही हमारी पृथ्वी का बैलेंस बना हुआ है। ग्राफ से स्पष्ट है कि मध्यवर्ती द्रव्यमान संख्या वाले नाभिक उच्च तथा निम्न द्रव्यमान संख्या वाले नाभिकों से अधिक स्थायी होते हैं। पर निम्न द्रव्यमान संख्या में तो शुरुआत वाले जो यूं चढ़ रहा था वो तो निम्न द्रव्यमान संख्या वाले थे, वो बेचारे वैसे उनके लिए बी बार का मान ईबी बार का मान कम था, इसलिए वो कम स्थायी हैं बजाय आगे वालों की। नोट देखिएगा, सम ए तथा सम जेड वाले नाभिक सामान्यतः स्थायी तथा बहुलता में उपलब्ध होते हैं। सबसे पहली बात, मतलब ऐसे नाभिक जिनके लिए प्रोटॉन संख्या का मान बराबर हो, प्रोटॉन संख्या का मान सम हो, द्रव्यमान संख्या का मान सम हो, ऐसे नाभिक स्थायी होते हैं और प्रकृति में अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। विषम ए और विषम जेड वाले नाभिक सामान्यतः अस्थायी। मतलब कि ऐसा कोई फिक्स रूल नहीं है, लेकिन कॉमनली ऐसे नाभिक जिनकी द्रव्यमान संख्या भी विषम हो, जिनके लिए परमाणु क्रमांक भी विषम हो, वो कॉमनली अस्थायी होते हैं। सम ए तथा विषम जेड वाले नाभिक कुछ अपवादों को छोड़कर अस्थायी होते हैं। मतलब ऐसे जिनमें सम ए हो और विषम जेड का मतलब जिनमें परमाणु क्रमांक जो है वो विषम हो, तो वो कुछ अपवाद जैसे हाइड्रोजन है, लिथियम है, बोरान है, नाइट्रोजन है, इसका सेवन होता है, इन सब का विषम विषम है, लेकिन उसके बावजूद ये स्थायी है। इनको छोड़कर बाकी और जो विषम जेड वाले जो परमाणु हैं वो कॉमनली अस्थायी होते हैं। तो कुल मिला के बात ये है कि सम ए और सम जेड वाले सबसे ज़्यादा स्थायी होते हैं, बाकी दोनों विषम वाले भी अस्थायी होते हैं, और दोनों में एक विषम है तो भी इनको छोड़कर अस्थायी होते हैं। क्लियर। तो कुल मिला के ये आपको समझ में आ गया होगा। उम्मीद करता हूँ आपको इस
इस वीडियो में कोई दिक्कत नहीं आई होगी, सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि चैप्टर काफ़ी सिंपल है और ये काफ़ी सिंपल पार्ट ही चल रहा है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इसी प्रकार यूजफुल वीडियो आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। धन्यवाद।